रस निष्पत्ति के अंतर्गत हमें भरत मुनि के रस सूत्र और उनके व्याख्याकारों के मतों को पढ़ना। आइए देखते हैं। किसी भी काव्य के अध्ययन से पाठक को रस या आनंद की अनुभूति कैसे होती है, यह रस सिद्धांत के आचार्यों में पर्याप्त चर्चा का विषय बना रहा। इस विषय का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। रस के संपूर्ण विवेचन का आधार भरत का रस निष्पत्ति विषयक यह इतिहास प्रसिद्ध सूत्र है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, तत्र विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभावबद्ध अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में प्रयुक्त संयोग और निष्पत्ति शब्दों से भरत का क्या तात्पर्य है? रस का उद्गम स्थान कहाँ है? साहित्य उसका उपयोग करता है। आश्रय अभिनेता, प्रेक्षक आदि का रसोत्कर्ष की प्रक्रिया में क्या स्थान है, इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्वयं उत्तर न देकर इस विषय में उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं जो उनके मत से उद्धृत किए जा सकते हैं। उन्होंने लिखा है, यथा ही नाना व्यंजनों औषधि द्रव्य संयोगादृश निष्पत्तिर्भवति, यथा ही गुणादिभिर्द्रव्येभ्यः जनै रोषधिभिः शाणपादयो रसः निर्वर्तन्ते, तथा नाना भावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वभानुवन्ति। अर्थात जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से भोज्य यानी खाना रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से षण्वादि रस बनते हैं यानी 6 रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त होते हैं। भरत मुनि के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि संयोग का अर्थ संसर्ग और निष्पत्ति का अर्थ नवरूप प्राप्ति अर्थात निर्मिति है। निष्कर्षतः भरत के अनुसार पहला रस आस्वाद्य है, अनुभूति नहीं, अनुभूति का विषय है। दूसरा स्थायी भाव रस नहीं, रस का आधार है। तीसरा स्थायी भाव साहित्य सामाजिक का नहीं, काव्य या नाट्य के नायक का हो सकता है। चौथा रस वस्तु रूप से रंगमंच पर उपस्थित रहता है। भरत सूत्र में विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव पर किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या ही इन आचार्यों के सिद्धांतों के निरूपण का कारण है। इस विषय में 4 व्याख्याकार प्रमुख हैं। प्रथम है भट्टलोलट का मत, ये उत्पत्तिवाद भी कहलाता है। भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं
आचार्य भट्ट लोलट इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अभिनव भारती और काव्य प्रकाश में उनके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार पर इनके मत का निरूपण किया जाता है। काव्य प्रकाश के उदाहरण के अनुसार विभाव अर्थात ललना आदि आलंबन और उद्यान आदि उद्दीपन कारणों द्वारा जो रति आदि भाव उत्पन्न होता है। अनुभव अर्थात कटाक्ष भुज फड़कना आदि कार्यों से प्रतीत के योग किया जाता है। व्यभिचारी भाव अर्थात निर्वेद आदि सहकारियों द्वारा पुष्ट यानी उपचित किया जाता है और साक्षात रूप से अनुकार राम आदि में रहता है, किंतु नर्तक में भी रामादि रूपता का अनुभव होने के कारण वह स्थायी उसमें प्रतीत होता है। वही रस है। संयोग के विषय में भट्ट लोलट ने लिखा है कि भट्ट लोलट के अनुसार स्थायी भाव के साथ विभाव आदि का संयोग विविध है। विभाव और स्थायी भाव में उत्पाद्य और उत्पादक, अनुभाव और स्थायी भाव में बोध्य और बोधक, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव में पोष्य और पोषक का संयोग होता है, संबंध है। निष्पत्ति के विषय में भट्ट लोलट ने कहा कि भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति के व्यापार को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। प्रथम है उत्पत्ति, क्योंकि विभाव भाव को उत्पन्न करते हैं। दूसरा है प्रतीत, क्योंकि अनुभवों के द्वारा सामाजिक को भाव की प्रतीत होती है। तीसरा है पुष्टि, क्योंकि संचारी भाव स्थायी भाव के पोषक हैं। इन तीनों के प्रभाव से रस निष्पत्ति होती है, अर्थात निष्पत्ति का अर्थ हुआ उपचित। आरोपवाद लोलट के अनुसार रस मूलतः अनुकार्य में निबद्ध रहता है। अभिनय कुशलता के कारण सामाजिक नट पर मूल पक्ष का आरोप कर लेता है। नट नटी पर मूल पक्षों के इस आरोप के कारण ही लोलट का मत आरोपवाद कहलाता है। रस की निष्पत्ति लोलट के अनुसार जो दूसरे आचार्य थे वो लोलट थे। रस की निष्पत्ति लोलट के अनुसार रस की निष्पत्ति मूल पात्र में होती है। नट में रस आरोपित है, अतः वस्तु रूप से रस की स्थिति काव्य निबद्ध अर्थात अनुकार में है। शक्ति भट्ट लोलट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रस निष्पत्ति विषयक विवाद का श्री गणेश किया। दूसरा, उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानकर सौंदर्य या रस को विषयगत माना और काव्य की महत्ता का प्रतिपादन किया। तीसरी बात, नट में रसानुभूति की स्थिति को स्वीकार किया। वस्तुतः नट के लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है, उसके बिना सफल अभिनय संभव नहीं है। अब सीमा देख लेते हैं, यह दोष कह सकते हैं इनके जो इन्होंने विवेचन किया है। लोलट ऐतिहासिक व्यक्तियों और कवि निबद्ध व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिस प्रकार दर्शक नाटक देखने के समय रसानुभव करता है और नट अभिनय के समय उसी प्रकार कवि स्वयं भी नाटक या काव्य की सृजना के समय रसानुभव करता है। तीसरा है सामाजिक के रसोस्वादन को गौण स्थान दिया। चौथा है यदि भावों की
उपचित अवस्था ही रस है, तो भावों को क्रमिक उत्कर्ष और अपकर्ष में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं के विषय में कुछ नहीं कहा। अब भरत के रस सूत्र के दूसरे व्याख्याकार हैं शंकुक। आचार्य शंकुक का मत अनुमितवाद कहा जाता है और उनका आरोपवाद। आइए इस मत के विषय में पढ़ते हैं या वाद के विषय। भरत सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। इनकी व्याख्या का आधार न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है। इन्होंने भट्ट लोल्लट के मत को भ्रामक कहा। उनका मत इस प्रकार है कि रस की उत्पत्ति का कारण नट से मूल पात्र और उसके भावों का आरोप नहीं अपितु अनुमान है। ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान ही अनुमान प्रमाण है। धुएं के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष अग्नि की संभावना अनुमान प्रमाण है। उसी प्रकार रंगमंच पर उपस्थित नट में रामादि जो हैं वो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण के उदाहरण हैं। शंकु के इस अलौकिक अनुमान का आधार है चित्र तुरंग न्याय, जो प्रचलित लोक प्रसिद्ध 4 प्रकार से भिन्न है। प्रचलित ज्ञान की 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति को सम्यक ज्ञान कहते हैं, जैसे राम को राम समझना, ये सम्यक ज्ञान है। दूसरी जो प्रचलित पद्धति है उसका नाम मिथ्या ज्ञान, जैसे राम को राम ना समझकर कुछ अन्य समझना, ये मिथ्या ज्ञान है। तीसरा जो ज्ञान होता है या तीसरी जो पद्धति होती है ज्ञान की, वो होती है संशय ज्ञान। संशय ज्ञान जैसे राम है अथवा नहीं, ऐसा संदेहपूर्ण ज्ञान संशय ज्ञान कहलाएगा। और चौथा सादृश्य ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, जैसे राम को देखकर यह कहना कि राम जैसा है, ये क्या है? सादृश्य ज्ञान है। वस्तुतः चित्त तुरंग ज्ञान इन 4 प्रकार के ज्ञान से भिन्न है। जैसे चित्र लिखित अश्व या घोड़े को देखकर उसके वास्तविक अश्व के घोड़े गुणों का अनुमान करके आनंद उठाया जाता है, उसी प्रकार नट नटी दुष्यंत शकुंतला या राम सीता ही मान लिए जाते हैं और उसका आस्वादन किया जाता है या करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। संयोग में उन्होंने कहा कि अनुमाप्य और अनुमापक संबंध बताया। निष्पत्ति में उन्होंने कहा कि अनुमान या अनुमित है। रस की स्थिति को देख लेते हैं। लोल्लट की भांति शंकुक ने भी रस की स्थिति अनुकार्यगत मानी है। शक्ति यानी विशेषताएं क्या है? शंकुक का योगदान इतना है कि नट नटी के अभिनय कौशल का आनंद भी रसानुभव में महत्वपूर्ण योग देता है। दूसरी विशेषता है रस सिद्धांत को पूर्णतः वस्तुपरक स्थिति से हटाकर व्यक्तिपरक स्थिति की ओर एक पग आगे बढ़ाया, किंतु उत्पत्तिवाद की शंकाएं ज्यों की त्यों रह जाती हैं। अब इनके मत की सीमाएं या दोष जान लेते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुमान द्वारा रसानुभूति की बात मिथ्या है और लोकानुभव के विरुद्ध है। अनुमान से ज्ञान होता है, अनुभूति नहीं, जिसके द्वारा शोक भय आदि कष्टप्रद भावनाएं रस रूप होकर आनंद प्रदायिनी हो जाती हैं। शंकुक ने सहानुभूति तत्व का निषेध करके अनुमान के सिद्धांत द्वारा भ्रम पैदा किया है।
रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं भट्टनायक। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद कहा जाता है। भरत सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं भट्टनायक। यहीं से रस सिद्धांत में उच्च स्तर की सूक्ष्म चिंतन पद्धति आरंभ होती है और इसकी वस्तुपरक स्थिति से हटकर अनुभूत पर व्याख्या होती है। भट्टनायक के अनुसार न रस की उत्पत्ति होती है न अनुमति की अपितु भुक्ति होती। सामाजिक रस रूप में परिणत अपने स्थायी भाव का उपयोग करता है। सामाजिक के साहित्य में रस की भुक्ति के लिए काव्य की क्रियाएं ही रस के उद्बोधक कारण है। काव्य शब्दात्मक है, अतः भट्टनायक शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं। उन्होंने कहा, पहला अभिधा, दूसरा भावकत्व और तीसरा भोजकत्व। पहला लेते हैं अभिधा व्यापार। इसके द्वारा साहित्य काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरा है भावकत्व। भावकत्व व्यापार। भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण। इसके द्वारा विभव आदि सामान्य प्रतीत होते हैं। भाव न होने पर भाव की व्यक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है। इसे सीता सीता न रहकर कामनी मात्र प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार रति आदि स्थायी भाव व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त होकर शुद्ध सामान्य प्रतीत होते हैं। नायक नायिका प्रेक्षक सभी का व्यक्तिगत तत्व समाप्त होकर साधारणीकरण अनुभव रह जाता है। रजोगुण और तमोगुण का लोप होकर साधारणीकरण तो अनुभव रह जाता है। रजोगुण और तमोगुण का लोप होकर सतोगुण का उद्रेक हो जाता है। तीसरा है भोजकत्व। जिस व्यापार द्वारा साधारणीकरण स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है उसे भोजकत्व कहते हैं। ये भोग लौकिक अनुभव से भिन्न होता है। यह आनंद ब्रह्मानंद सहोदर कहलाता है। उनके अनुसार संयोग का अर्थ है भोज्य और भोजक, और निष्पत्ति का अर्थ है भोग या भुक्ति। रस की स्थिति जान लेते हैं। भट्टनायक के अनुसार रस की स्थिति साहित्य सामाजिक में है, क्योंकि स्थायी भाव की स्थिति साहित्य के चित्त में होती है। रस की स्थिति भी साहित्य के चित्त में माननी चाहिए। अब इनके मत की विशेषताएं कुछ हैं जिन्हें शक्ति कहा जाता है। पहले है भट्टनायक का सबसे बड़ा योगदान उनका साधारणीकरण सिद्धांत है। दूसरा, उन्होंने रस को विषयीगत माना। इनकी रस संबंधी व्याख्या से रस की आत्मगत स्थिति को प्रधानता प्राप्त हुई। फिर रस की आनंद रूपता का सर्वप्रथम विभ्रांत विवेचन किया। अब दोष समझिए। पहला है भट्टनायक ने भावकत्व और भोजकत्व नामक जिस काव्य व्यापारों की कल्पना की है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। इन दोनों का कार्य प्रमाण सिद्ध व्यंजना से ही चल जाता है। दूसरा, रसास्वाद या काव्यानंद चित्त के आत्मा में विश्रांति का नाम है। ये विश्रांत सत्व गुण के उद्रेक की अवस्था में होती है, जब रज और तम का संबंध हो जाता है, किंतु सर्वथा अभाव नहीं होता। अतः ये आत्म विश्रांति से हीनतर है, अर्थात ब्रह्मास्वाद विधि है, ब्रह्मास्वाद नहीं। चौथे व्याख्या का अभिनव गुप्त। इनका मत कहलाता है
यह इनके द्वारा जो बताया गया है रस सूत्र की व्याख्या के बाद उसको अभिव्यक्तवाद कहा जाता है। भरत के रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त स्वयंमतालंबी आचार्य हैं। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से रस सिद्धांत का निरूपण किया। अभिनव गुप्त के मत का सारांश यह है, उन्होंने कहा, उनके मत का सारांश कुछ शब्दों में कहें तो साहित्य जन लोक में रति आदि भाव संस्कार रूप में विद्यमान होते हैं। वह साहित्य जन लोक में ललना आदि कारणों के द्वारा रति आदि का अनुमान करने में निपुण होते हैं। काव्य नाटक में कारण आदि को त्याग कर वह ललना आदि अलौकिक विभव आदि का रूप धारण कर लेते हैं तथा काव्य की शक्ति से सामान्य विभव आदि के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। साहित्यों में स्थित रति आदि भाव इन्हीं के द्वारा व्यंजना से अभिव्यक्त होकर आस्वादित किया जाता है। इस प्रकार का विलक्षण आस्वाद ही रस कहलाता है। यह स्थायी भाव से विलक्षण है। अभिनव गुप्त का मत भट्ट नायक से सर्वथा भिन्न नहीं है। वह भट्ट नायक के साधारणीकरण तथा रसोद्रेक के समय सतोगुण के प्राधान्य की बात को बिना संशोधन स्वीकार कर लेते हैं। अभिनव गुप्त भावकत्व और भोजकत्व के स्थान पर व्यंजना को आरूढ़ करना चाहते हैं। संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक, निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने बताया अभिव्यक्ति। अब रस का स्थान देखिए। अभिनव गुप्त के मतानुसार साहित्य के अंतःकरण में रत्यादि स्थायी भाव विभाव आदि द्वारा व्यंजक भाव से अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी में गंध पहले से विद्यमान रहती है और जिस प्रकार जल के छींटे पड़ने पर वो गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार विभव आदि के संयोग के रस रूपी नया तत्व व्यक्त होता है। रस स्थायी भाव में नहीं है और न विभव आदि में अलग उसकी सत्ता मानी जा सकती है, अपितु दोनों के संयोग में निहित है। रस की निष्पत्ति सामाजिक में होती है। अब इसकी विशेषताएं देखिए। अभिनव ने सर्वप्रथम रस के एकांत साहित्य निष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की। रस की आस्वाद रूपकता का विभ्रांत शब्दों में प्रतिपादन किया। दूसरी विशेषता है, अभिनव ने रस विवेचन की प्रमुख सिद्धि समष्टिगत रस की कल्पना की है। उन्होंने सामूहिक रस चेतना में ही रस चक्र की पूर्णता स्वीकार की। तीसरी विशेषता, रस के अलौकिक स्वरूप पर विशेष बल दिया। अब इसका दोष या इसमें जो कमियां थी उसको सीमा कह के बताया गया है। रस का स्वरूप एकांत आत्मपरक भाव लेने पर काव्य की सत्ता गौड़ हो जाती है। परवर्ती आचार्यों में प्रायः अभिनव के मत को ही स्वीकार किया है। इनमें धनंजय विश्वनाथ और राज जगन्नाथ का नाम प्रमुख है। इन्होंने व्यंजना व्यापार की महत्ता प्रतिपादित की है। हिंदी की काव्यशास्त्रीय परंपरा में आचार्य शुक्ल ने रस की व्याख्या आधुनिक मनोविज्ञान के आलोक में किया है। उन्होंने पहला का बताया है कि साहित्य पुरुषों के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव विभव आदि के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त करती है। स्थायी भाव की अनुभूति उसकी मानसिक अभिव्यक्ति। दूसरा, व्यंजना यदि कुछ व्यंजित करती है तो वह है कि काव्य में प्रस्तुत भाव श्रोता या दर्शक द्वारा रस रूप में अनुभव किया गया है। पक्ष के मन में कोई रस नहीं होता जिसकी व्यंजना की जा सके। निष्कर्ष रूप में
कहा जा सकता है कि भरत सूत्र के व्याख्याताओं में अभिनव गुप्त की व्याख्या सर्वाधिक प्रामाणिक है। वह रस निष्पत्ति का आशय रसाभिव्यक्ति यानी रस की अभिव्यक्ति लेते हैं। परवर्ती आचार्यों को भी यही मान्य है। यही उचित प्रतीत होता है।